नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है क्लास 10th विषय हिंदी गोधूली भाग 2 अध्याय 5वां नागरी लिपि। इससे पहले जो है पहला और दूसरा, तीसरा तथा चौथा अध्याय, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे, वहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं 5वें अध्याय नागरी लिपि के बारे में। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी हम आपको कवर करके बताएंगे। साथ ही इसमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी होगा, सारा का सारा प्रश्न हम लोग इसी में सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कहा जाए तो अध्याय 5 में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप लोग को सारा का सारा बात समझ में आ जाए। संपूर्ण अध्याय आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बतलाया? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो उत्तर करेंगे, लेखक ने गुजराती, बांग्ला, ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो आंसर करना है भाई, लेखक ने गुजराती, बंगाली और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। क्लियर हो गया। आइए दूसरे प्रश्न को करते हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। देवनागरी लिपि में, इसको VVI में कर लो कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक एवं हिंदी भाषा लिखी जाती है। क्लियर हो गया। आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। ठीक है, तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दिक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ। समझेंगे, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझे। जो नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, उनके विवरण देत आप लोग को लिखना है। विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि का आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन, जो दक्कन प्रदेश थे वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए चौथे प्रश्न की करते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? आंसर करने हैं, ईसा की 8वीं और 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, मतलब सभी देशों के लिए यह लिपि थी। तो ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में, मतलब पूरे देश में जो है व्यापक थी। ठीक है, व्यापक थी। अतः उसी समय से यह सार्वदेशिक लिपि थी देवनागरी। ठीक है, तो ऐसे भी हमने आपको ऊपर में बताया देवनागरी मुख्यतः कौन कौन सी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, मुख्यतः तो नेपाली और मराठी, संस्कृत और प्राकृतिक और हिंदी भाषा जो है देवनागरी के लिए स्पेशल है। आप एग्जाम में देते हुए होंगे तो आपको लिखना होगा किस भाषा में लिखते हैं, देवनागरी लिखते होंगे आप। ठीक है, लिपि लिखा रहता है तो वहाँ पे देवनागरी ही देते हैं। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं। आइए 5वां नंबर है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई? तो करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आई। तो देवनागरी लिपि की जो थे अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई, कब आई? तो करीब 2 सदी पहले की बात है। और आप जो अभी ये टाइप किया हुआ प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये देवनागरी लिपि के द्वारा ही टाइप किया गया है। तो आप जब MS वर्ड पढ़ेंगे, कंप्यूटर की भाषा यदि कुछ बच्चे जानते होंगे, MS वर्ड जो पढ़ेंगे जब, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है आप क्या लिखना चाहते हैं। यदि आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो वहाँ लिखेंगे देवनागरी या कुर्ती देव। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर में फॉर्मेट रहता है देवनागरी का और कुर्ती देव का। तो देवनागरी सिलेक्ट करके आप लोग हिंदी भाषा में
वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आइए छठे नंबर प्रश्न को करते हैं। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? आंसर करेंगे उत्तर करके। विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि लेख का प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर आप लोग इस प्रकार से करेंगे, उत्तर भारत में किन शासकों की प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होता है। तो आंसर के हिसाब से आप लोग लिखेंगे, अपनी भाषा में भी कोशिश करिएगा लिखने की। विद्वानों के विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त हुए। वहाँ पे जो लेख लिखा जाता था जिसे आप पत्र बोलते हैं, और अभी कुछ बच्चे तो लेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो लेटर जो लिखे जाते थे, लेख जो लिखे जाते थे, वो किस लिपि में लिखे जाते थे? नागरी लिपि में। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं 7वें नंबर प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, आइए समझते हैं इसको। विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। तो मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। ठीक है, इसको अधिक अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से हम आपको समझाते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे बाहर से भारत आए थे और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन, वहां पे शासन चलाना स्टार्ट कर दिया, स्थापित कर दिया, और बाद में कन्नौज पर भी इसने अधिकार कर लिया। और मिहिर भोज और महेंद्रपाल जी जो थे आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 8वें नंबर को करते हैं। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में देवनागरी की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का जो है, देवनागरी या नागरी लिपि जो बोल रहे हैं, नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? आइए समझते हैं। तो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में कह रहा है, यहाँ पे तुलना करना है कि नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है, ये ना। तो देखिए, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि, पहला जो गुप्त काल में थे ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद सिद्धम लिपि के अक्षरों में सिरों पर छोटी आड़ी जो होते लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं। लेकिन नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि उसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी हो रहती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखो भाई, ये देखो जैसे क लिखे तो क इतना लंबी लाइन देते हैं इसके लिए, ये देवनागरी लिपि हो गया। और जैसे इसमें बात कर रहे हैं, ये जो गुप्त काल और ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद जो है सिद्धम लिपि आई थी, उनके अक्षरों के सिरों जो होते हैं, सिरों पर छोटी आड़े थी, मतलब लकीरें थी, या छोटे ठेस तिकोन था। ठीक है, तिकोन था। लेकिन देवनागरी का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बनी होती है, और ये सिरों जो है रेखाएं जितनी चौड़ी होगी उतनी लंबी भी रहती है। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है। जैसे चौ लिखते हैं तो आप इतना बड़ा लाइन देते हैं, प लिखते हैं तो इतना बड़ा लाइन देते हैं, तो इसको नापिएगा तो बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहचान है। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 9 नंबर है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देते हैं? तो नागरी नाम का उत्पत्ति
तथा उसके अर्थ के बाद में विद्वानों में जो है बड़ा मतभेद है। ठीक है, जो नागरी लिपि की उत्पत्ति हुआ और उसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ठीक है, एक मत के अनुसार गुजरात के नाम, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। दूसरे मत के अनुसार बाकी सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तो मतलब यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका पूरा नाम रख दिया देवनागरी। तो यहाँ पे जो नागरी का जो है नाम, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ बाद में विद्वानों में जो है बहुत बड़ा मतभेद हुआ और एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर जो है, नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। क्लियर हो गया। 10वें नंबर प्रश्न को करते हैं, आइए बिल्कुल इजी वे में। उसी प्रकार से 10वें नंबर प्रश्न में है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? ठीक है, तो नागरी लिपि के साथ साथ उनके प्रादेशिक जो थे भाषाओं में भी जन्म लिया। जैसे 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इस काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाली आदि जन्म ले रही थी। ठीक है, नागरी लिपि के साथ साथ किनका जन्म हुआ? तो आधुनिक भाषा मराठी, बंगला आदि का भी जन्म हुआ था इसी चीज से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भी जन्म लिया। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है और इसी काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाली आदि भी जन्म ले रही थी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 11 नंबर और देखते हैं 11 नंबर को। नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया? क्लियर समझिए। दक्षिण भारत का यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। ककोन के शिलाहार मान्य खेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की प्राप्त जो लिपि होती थी वो नंदी नागरी लिपि के नाम दिया गया। क्लियर, आप लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या कह रहा है, कह रहा नंदी नागरी किसे कहते? तो नंदी नागरी यदि किसे कहते तो आप इसका सिंपल से आंसर करेंगे दक्षिण भारतीय की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। हो गया। अब किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया तो आंसर करेंगे ककोन के शिलाहार, मान्य खेट के राजकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों की लेख जो होते थे नंदी नागरी लिपि में होते थे। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि जो है नंदी नागरी लिपि में नाम दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम VVI कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखें। तो अथवा नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, इसके बारे में भी यदि लिखना हो तो इसे ही लिखेंगे। उत्तर हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, जेवारी और मराठी की लिपि भी नागरी है और संस्कृत और प्राकृतिक की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है और गुजराती लिपि होना चाहिए, यहाँ पे हाफी दिया हुआ है तो लिपि होगा। लिपि भी देवनागरी से बहुत
भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की वहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही यहाँ पे है दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही प्राचीन ब्रह्मों से विकसित है। 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्कों पर भी नगई अवर मिलते हैं। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह भी अपने नाम नागरी में खुदवाए हैं। ठीक है, पहले पत्थर पे खुदवाया जाता था, ठीक है, आजकल कॉपी वगैरह चलने लगा ना। और अकबर के सिक्कों में भी रामसिंह शब्द अंकित है। वस्तुतः ईसा के 8वीं और 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देशों में थी। नागरी नाम को लेकर तरह तरह की विंचा है, किंतु इतना निश्चय है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से ही संबंधित है। काशी को देवनगर कहते थे, हो सकता है वहाँ प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। वैसे गुप्तों की राजधानी पटना भी देवनगर थी। ठीक है, इसके नाम पर यह नामकरण हो सकता है। जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, यह नगर विशेष की लिपि नहीं थी। 8वीं और 11वीं सदी में सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है, ये देवनागरी जो आप बोल रहे हैं देवनागरी लिपि, ये 8वीं, ये देखिए यहाँ पे, ये 8वीं और 11वीं सदी में यह सर्वदेशिक लिपि थी और नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है, यथा मराठी, बांग्ला आदि। नागरी लिपि के लेख में ना केवल पश्चिमी तथा पूर्वी बल्कि सुदूर दक्षिण से भी मिले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसका सारांश को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारांश लिखने के लिए आता ही है, जो कि 7 नंबर या 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। 13 नंबर में है नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध, लेखक ने बताया है। समझेंगे, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है और पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने क्या बताया, ये बतलाना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आंसर करके करेंगे, उत्तर करके। यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात बड़े शहरों से संबंधित है। पादतादित्यकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः यह भी जानते हैं कि स्थलीय की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के बड़े नगर से संबंधित रखता है, या विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों के राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। ठीक है, देवनागरी की लिपि होने से भारत का प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी के नाम दिया गया था। क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी चीजें। तो यहाँ पे ये है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, विद्वानों में भी तांडव मचा था भाई, ये रखा गया, कैसे रखा गया, नहीं रखा गया। ठीक
ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं, ये अपने अपने अनुसार रख लिया। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार और जबरदस्त तरीका से हम आपको बता रहे हैं, समझते चलिएगा। यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात बड़े शहरों से संबंधित है। पादतडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना का को नगर नाम से पुकारते थे। अतः यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नगरी शब्द उत्तर भारत के बड़े नगर से संबंधित रखता है और विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देव नगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद में देवनागरी नाम दिया गया। इस तरह से हम क्लियर करके एक बार आप लोग को फिर से रिपीट करके समझा चुके हैं। आइए और विशेष बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, और साथ ही चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है भाई। आज तो हम 14-13 प्रश्न करवा के बता रहे हैं, नहीं तो पहले बोलते थे बच्चे भूल भी जाते हैं कुछ बच्चे, इसलिए वीडियो को जितना उसके लाइक करें। चैनल पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जो बेल होते हैं, जब सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन बेल होगा उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए, आप लोग को नोटिफिकेशन जाते रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे हम लोग ये 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। ये अब जो है हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग टाइप प्रश्न, ठीक है। 12 नंबर से ये स्टार्ट हो गया लॉन्ग टाइप प्रश्न। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो जो निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें, ठीक है। तो बुक में ये प्रश्न दे रखे हैं, चलिए समझते हैं। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसी प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं, और 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसा शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी के हजारवीं ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागरी लिपि के इस्तेमाल होता है। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में प्रख्यात था, और 8वीं सदी में दोहा कोश जो होता है, दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली वह नागरी लिपि में है, और 754वें ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंतदुर्ग का दान पत्र नागरी लिपि से प्राप्त हुआ है, और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है। तो ये सारे चीज बात आप लोग नोट कर लें तो बेटर होगा। कह रहा निबंध के आधार पे कालक्रम में नागरी लेखों से संबंधित प्रस्तुत करें, तो आप लोग इस प्रकार से प्रस्तुत कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको मैंने जो अभी बताया कहाँ से आया, और 11वीं सदी से 8वीं सदी 9वीं सदी सारे सदी में हम आपको लेके गए और सारे सदी के बारे में हम बता दिए। 11वीं सदी जो थे, 11वीं सदी में गजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिला। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पे वीर केरलस्य जैसे नागरिक शब्द अंकित मिला। उसी प्रकार से हमने 8वीं से 11वीं सदी की कहानी आपको मैंने अभी
बता दिया 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारी दे दिया। आइए, ये 14 ही प्रश्न था इसमें, तो सारा का सारा प्रश्न क्लियर हो चुका। और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर इसको कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, तो बाकी चीज़ आप लोग को पता ही है, आप कर ही दोगे ये सारा चीज़। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, और तब तक के लिए बाय बाय।